एनसीईआरटी यूपीएससी एंड पीसीएस के लिए हिस्ट्री का क्लास चल रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास चल रहा है। क्लास मतलब एमसीक्यू सीरीज चल रहा है और इसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और अभी क्लास 6 में हम लोग हैं, क्लास 8 में, 6 7 में तो है ही नहीं, क्लास 8 में है। और क्लास 8 के बाद एक और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, फिर एंशिएंट और मिडावल को देखेंगे और इसी तरह से सीरीज आगे चलेगा। और जिसको क्वेश्चन चाहिए वो सीआईए का स्पेशल स्टूडेंट जोन एक खोल दिया गया है, जहां हर तरह के सवाल वहां पे अपलोड होंगे धीरे धीरे करके, उसमें ये आ जाएगा। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि जेम्स मिल के इतिहास लेखन के वर्गीकरण की आलोचना का मुख्य कारण क्या था। जेम्स मिल, हम लोगों ने पिछले क्लास में भी एक क्वेश्चन किया था। जेम्स मिल जिसने कहा था मैक्सिमम हैप्पीनेस फॉर मैक्सिमम पीपल। मिल और बेंथम दो हैं जिनको पढ़ा जाता है फिलॉसफी में भी, पॉलिटिकल साइंस में भी, और अलग अलग कॉन्सेप्ट इनका है। तो जेम्स मिल के इतिहास लेखन के वर्गीकरण की आलोचना का मुख्य कारण क्या था? उसने भारतीय अर्थव्यवस्था को अत्यधिक महत्व दिया, उसने प्राचीन भारत के तकनीकी ज्ञान की प्रशंसा की, उसने भारत में धर्मों की विविधता को नजरअंदाज किया और नस्लवादी दृष्टिकोण अपनाया, और उसने ब्रिटिश शासन को भारत के लिए हानिकारक बताया था। आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? देखो, अर्थव्यवस्था से इनका वैसे भी कोई खास लेना देना नहीं है। प्राचीन भारत के तकनीकी ज्ञान की प्रशंसा की ना, भारत में धर्मों की विविधता को नजरअंदाज किया और नस्लवादी दृष्टिकोण अपनाया। इन्होंने इसके पहले के क्वेश्चन में हमने ऑलरेडी देख रखा है कि इसमें कहा गया, हाँ, तत्कालीन शासकों के धर्म के आधार पर इन्होंने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में डिवाइड किया था। तो यहां पे धर्मों की विविधता, जो हमारी डाइवर्सिटी जो रिलीजन के अंदर है, वो हमारी खासियत है, हमारी मजबूरी नहीं है, हमारी मजबूरी नहीं है, हमारी मजबूती है। और नस्लवादी दृष्टिकोण को उन्होंने अपनाया। तो ये एक फैक्ट है। आंसर होगा सी। नया इतिहास, न्यू फ्रेमवर्क लिखने की आवश्यकता क्यों महसूस की गई? आपके एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट बेस्ड सवालों में से एक ये भी है, और ये वैसे भी पूछा जाता है। कई बार कहा जाता है कि हमें नए इतिहास की क्यों जरूरत है, एनसीईआरटी बीच बीच में अपने आप को क्यों अपडेट करता है, ये और वो भी हिस्ट्री में। क्योंकि गवर्नर जनरल के इतिहास में आम भारतीयों, किसान, आदिवासियों के संघर्ष की उपेक्षा की गई है। क्योंकि ब्रिटिश दस्तावेजों की संख्या बहुत अधिक है। क्योंकि इतिहास को केवल तारीखों की सूची तक सीमित रखना था। क्योंकि प्राचीन काल के राजाओं के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त हो गई थी। इसका आंसर क्या होगा? देखो, वो इसीलिए है, पहले काट दें, ओनली गया। प्राचीन राजाओं ना, ब्रिटिश दस्तावेजों की संख्या बहुत अधिक है। नहीं, इतना समय था, इतने में तो पढ़ ही लेंगे, कोई भी कितना भी डॉक्यूमेंट हो, कोई दिक्कत है? इसके पहले भी क्वेश्चन एक किए थे पिछले सेशन में। गवर्नर जनरल के इर्द गिर्द ये घूमता है, जो गवर्नर जनरल के इर्द गिर्द घूमता है और बड़ी बड़ी घटनाओं और बड़े बड़े लोगों पे जो इंपैक्ट है, या आप ऐसे कहो कि उनके द्वारा जो निर्णय लिया गया या निर्णय का उन पे जो असर हुआ, उन सबको हमने प्रमुखता से बताया है। लेकिन आम लोगों की क्या राय थी, उनके ऊपर किस तरह का इंपैक्ट था, उनके क्या विचार थे, किसान आदि आदि, उनकी उपेक्षा की गई। उनके संघर्षों की आज भी कई ऐसी कहानियां वीर पुरुष की दबी हुई है, जो भूमिपुत्र थे अलग अलग क्षेत्रों में। तो वो सारी चीजें, तो उस कॉन्टेक्स्ट में उनके जो एक्सपीरियंस है, उनकी जो संघर्ष है, इसीलिए हमें एक नए इतिहास की जरूरत है। भारतीय इतिहास के पारंपरिक काल विभाजन, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक को पश्चिम यानी यूरोप के मॉडल पर लागू करने की मुख्य समस्या क्या है? हमारा क्या है? प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। अब हम क्या करेंगे? उसको पश्चिमी यूरोप के मॉडल पे लागू करने की कोशिश करेंगे। तो क्या समस्या हमारे सामने आएगी? पहला, यह विभाजन भारतीय ऐतिहासिक स्रोतों की को पूरी तरह से नकार देगा। यह विभाजन यूरोपीय आधुनिकता के मानदंडों, लोकतंत्र, समानता तर्क को बिना संदर्भ बदले भारतीय परिप्रेक्ष्य में थोपना है। यह केवल राजाओं के व्यक्तिगत जीवन पर आधारित है, ना कि समाज पे। यह केवल हिंदू शासकों के शासनकाल को ही महत्व देता है। तो मेन समस्या क्या आएगी? आंसर क्या होगा?
क्या होगा आंसर? केवल राजाओं के व्यक्तिगत जीवन, ऐसा नहीं है, समाज पढ़ते हैं ना, अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं ना, संस्कृति पढ़ते हैं ना, रिलीजन पढ़ते हैं, तो केवल तो कहानी खत्म। और एक और केवल तो ये भी गया, हिंदू शासकों के शासनकाल को ही महत्व देता है, ऐसा थोड़ी ना, मुस्लिम शासनकाल भी है और यूरोपीय है उनका भी है जो क्रिश्चियन है। और भारतीय विभाजन, यह विभाजन भारतीय ऐतिहासिक स्रोतों को पूरी तरह से नकार देता है। पूरी तरह से जो लिखा है ना, इसीलिए दिक्कत है, अदरवाइज ये भी थोड़ा थोड़ा सही हो जाएगा। समझो, पूरी तरह से मतलब 100%, और जिस तरह से ओनली कटता है उसी तरह से 100% भी कटता है अक्सर। हां, समझ में आ रहा है? ओनली मतलब केवल, ही वर्ड जो आएगा तो भी कटेगा, क्योंकि ये 100% को दिखा देता है। तो यहां पूरी तरह से ना, पूरी तरह से कहीं कुछ नकारा जाता है, ऐसा थोड़ी ना होगा। जब लिखा जाएगा तो हम ऐतिहासिक स्रोत को पूरी तरह से थोड़ी नकारेंगे। आंसर इज बी। देखो हुआ क्या कि अगर हम मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट को भी लें, जिसमें ब्रिटिश सरकार का शासन था, उस समय तक ये कॉन्सेप्ट आ गया था, लेकिन क्या भारत के संदर्भ में ये है? नहीं है ना। प्राचीन मध्यकालीन में तो था ही नहीं लोकतंत्र और समानता स्वतंत्रता टाइप की चीजें। प्राचीन मध्यकालीन दोनों में ही नहीं था, वहां तो राजतंत्र था और चल रहा था। आधुनिक भारत भी आता है जब ब्रिटिश शासन है, जिसको हम मॉडर्न एरा कहते हैं, उस समय भी वहां पर ब्रिटेन में लोकतंत्र है, ब्रिटेन में स्वतंत्रता है, समानता सब है, लेकिन क्या ये चीज भारत में था? नहीं। भारत एक औपनिवेशिक राज्य था। आगे आएगा भी क्वेश्चन। औपनिवेशिक है और उसके कारण यहां पे जो संघर्ष हुआ और जो दमन किया गया, वो एक अलग कहानी और परिस्थिति क्रिएट करता है जिसमें ये फिट नहीं बैठता। और इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम मॉडर्निटी को एक्सप्लेन करेंगे तो ये बेमानी हो जाएगी और चीजें अधूरी रह जाएगी। ठीक है, आगे भारतीय संदर्भ में, हां, भारतीय संदर्भ में आधुनिक काल के औपनिवेशिक काल, भारतीय संदर्भ उसी का सीक्वेंस है। भारतीय संदर्भ में आधुनिक काल के औपनिवेशिक काल से मेल खाने पर इतिहासकारों को क्या आपत्ति है? भाई जो भी समझाया वही आपत्ति है। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में लोकतंत्र की स्थापना हो गई थी। ब्रिटिश काल में भारतीयों के पास समानता स्वतंत्रता का अभाव था, जबकि आधुनिकता इन मूल्यों का प्रतिनिधित्व करती है। आधुनिक काल में भारत में व्यापार का पतन हो गया था। यह काल वैज्ञानिक विकास की बजाय धार्मिक अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाला था। यहां पे क्वेश्चन कह रहा है कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, भारतीय कॉन्टेक्स्ट में आधुनिक काल के औपनिवेशिक काल से मेल खाने पर इतिहासकार को क्या आपत्ति है? ऐसा क्या है कि यूरोपीय जो मॉडर्न एरा है उसको औपनिवेशिक काल से जब हम मिलाने की कोशिश करते हैं और दोनों को जब हम मॉडर्न एरा कहते हैं तो वहां कंट्राडिक्शन आ जाता है। कारण क्या है? देखो, पहले आधुनिक काल में भारत के साथ ना वैज्ञानिक विकास के बजाय धार्मिक अंधविश्वास नहीं। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में लोकतंत्र नहीं। लोकतंत्र कहां था? आंसर इज बी। देखो, आधुनिक काल किसके लिए है? ब्रिटिश के लिए। और औपनिवेशिक काल किसके लिए है? भारत के लिए। कहां गया? भारत के लिए। ठीक है, भारत के लिए। ब्रिटेन जब यहां आते हैं तो ठीक है, मॉडर्न एरा, मॉडर्न डेवलपमेंट लेके आते हैं, लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में वो यहां पे आते हैं? तो शासन करते हैं, दमन करते हैं, सप्रेस करते हैं लोगों को, जबरदस्ती। कोई अगर संघर्ष विरोध करने की, लोकतंत्र का मतलब क्या यही होता है? लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन। क्या लोगों का शासन था उस समय? क्या समानता थी? यहां स्वतंत्रता थी? यहां पे क्या था? यहां पे आर्म्स एक्ट आता है, इंडियन आर्म्स एक्ट, यहां पे आता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ऐसी ऐसी चीजें थी जो भारतीयों को असमानता को महसूस करवाती थी। और इतना ही नहीं, यहां पे जो आधुनिक काल था ब्रिटेन के द्वारा लाया गया, वो उनके साथ लाया गया दमन और जो उन्होंने यहां पे क्रूरता दिखाई उसको भी रिप्रेजेंट करता है। तो वो आधुनिक काल इस कॉन्टेक्स्ट में आधुनिक नहीं था कि यूरोपीय वाला आधुनिक काल था, वो इस कॉन्टेक्स्ट में आधुनिक काल था कि थोड़ा आधुनिक भी है और औपनिवेशिक भी है, जहां विदेशी सत्ता यहां क्रूरतापूर्ण शासन करता है और लोगों को दबा के उसके ऊपर अधिकार करता है। तो एक तरफ औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश की हरकतें
और दूसरा उसी ब्रिटिश का अपने देश में हरकतें जो मॉडर्न एरिया का रिप्रेजेंटेशन है, दोनों को मेल कैसे हो जाएगा? नहीं होगा ना। आंसर इज बी, आंसर इज बी। खुल रहा है, दिमाग खुल रहा है, खोलिए इसी तरह से। मध्यकालीन, बार बार कहते हैं हम लोग कि मध्यकाल को पश्चिम अर्थ में आधुनिकता के अभाव वाला युग कहा जाता है और इसको हम लोग कई बार अंधकार युग भी कहते हैं। अंधकार वाला युग मानने के संदर्भ में भारतीय इतिहास की वास्तविकता क्या है? क्वेश्चन है, सुनिए अच्छे से। मध्यकालीन काल को पश्चिमी अर्थ में आधुनिकता के अभाव वाला युग मानने के संदर्भ में भारतीय इतिहास की वास्तविकता क्या है? वास्तविकता क्या है? भारत में मध्यकाल में व्यापार और कला का भारी पतन हुआ। भारत में मध्यकाल पूरी तरह से अंधकार का युग था। भारत में मध्यकाल के दौरान भी कला, इतिहास, कला, व्यापार, संस्कृति आदि का विकास हुआ। इस काल में भारत की किसी भी बाहरी देश के साथ कोई व्यापारिक संबंध नहीं था। बताइए, बताओ आंसर क्या होगा? ओके, क्वेश्चन आसान नहीं है, क्वेश्चन आसान नहीं है। यहां तक एक पार्ट है और यहां से दूसरा पार्ट है। मध्यकाल को पश्चिमी अर्थ में आधुनिकता के अभाव वाला युग मानने के संदर्भ में यह मान लिया है। इस कॉन्टेक्स्ट में भारतीय इतिहास की वास्तविकता क्या है? भारत में मध्यकाल में व्यापार और कला का भारी पतन हुआ। ये आदि इसको हटा देते हैं। भारतीय ऐसा नहीं मानते हैं, ये यूरोपीय मानते हैं। भारतीय ऐसा नहीं मानते हैं और ऐसा नहीं था कि मध्यकाल के दौरान विकास होता ही नहीं है। ये सब तो एक नैरेटिव है जो फैलाया गया है कि मध्यकाल में सब पतन हो गया, कुछ नहीं था। ऐसा कुछ नहीं था। मध्यकाल में भी हमारा ट्रेड अच्छा खासा चल रहा था। अलग अलग तरह के कल्चर थे, वो भी जिंदा थे, उनको भी कोई परेशानी नहीं थी। अलग अलग रिलीजन भी एग्जिस्ट कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि मुस्लिमों का शासन था तो यहाँ हिंदू धर्म समाप्त हो गया था या उनके ऊपर कोई खतरा था। कोई खतरा सुने हो कभी? किश्निटी के ऊपर कोई खतरा था? जो रीजनल रिलीजन है या कास्ट, उनको किसी को गांव घर में किसी कहीं दिक्कत नहीं हो रही थी। थोड़े बहुत एग्जाम्पल हमेशा मिलते हैं, हर समय मिलते हैं। तो ऐसा नहीं था। कला का भी विकास हो रहा था। आप जाके देखो आर्किटेक्चर से लेके पेंटिंग में। और उसके बाद समृद्ध संस्कृतियों का विकास हुआ। तो जो मिडाइवल फेज है, आप अभी भी ताजमहल को देखो, लाल किला को देखो और पेंटिंग देखो, तो आज भी आप किसको देखोगे? मिडाइवल फेज को ही तो देख रहे हो। मिडाइवल फेज को ही देख रहे हैं आप। आज भारत में खासकर नॉर्थ इंडिया के अंदर जो मैक्सिमम मोन्यूमेंट्स हैं वो मिडाइवल फेज के हैं। तो कैसे नहीं कला का विकास हुआ? कैसे नहीं हुआ? व्यापार का कैसे नहीं ट्रेड हुआ? जो खाड़ी कंट्री है, गल्फ कंट्री, अलग अलग देश, यूरोपीय कंट्रीज के साथ हमारा खूब व्यापार चल रहा था और संस्कृतियों का विकास हो रहा था। अलग अलग आर्ट फॉर्म डेवलप हो रहा था। पच्चीकारी से लेके क्या नहीं डेवलप हुआ है? मेहराव से लेके बहुत सारी, गोल गुंबद, बहुत सारी चीजें डेवलप हुई है। तो सारी चीजें, अलग अलग कल्चर डेवलप हुआ, वो सारी चीजें हो रही थी। ऐसा नहीं था कि सब कुछ बंद हो गया था जैसा कि कहा जाता है। ये गलत है। मध्यकालीन काल को पश्चिमी अर्थ में आधुनिकता के अभाव वाला, औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? औपनिवेशीकरण, कॉलोनाइजेशन, यह केवल एक देश के द्वारा दूसरे देश पे राजनीतिक विजय है। इसमें एक शक्तिशाली देश दूसरे देश के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन में गहरे बदलाव लाता है। औपनिवेशीकरण का अर्थ केवल व्यापारिक संबंधों का विकास करना है। यह प्रक्रिया केवल प्राचीन काल की सभ्यताओं में ही देखी जाती है। आंसर क्या होगा? पहला केवल गया, दूसरा केवल गया, तीसरा केवल गया। प्राचीन काल की सभ्यता, औपनिवेशीकरण तो मॉडर्न में भी देखा गया है। औपनिवेशीकरण का अर्थ है केवल व्यापारिक, ना, एक देश के द्वारा राजनीतिक विजय नहीं, राजनीतिक विजय नहीं। औपनिवेशीकरण का मतलब होता है घुस जाना हर फील्ड में, वो संस्कृति हो, रिलीजन हो, पॉलिटिकल सिस्टम हो, इकोनॉमिक सिस्टम हो, कल्चर हो, सोसाइटी हो, हर जगह अपने इन्फ्लुएंस को डालना, अपने एक्सेप्टेंस को बढ़ाने के लिए काम करना। दैट इज कोलोनाइजेशन। और आंसर बी इज राइट।
आ रहा है समझ में? ठीक है। भारतीय इतिहासकार ब्रिटिश काल को आधुनिक काल के बजाय औपनिवेशिक युग कहना पसंद करते हैं। ये तो यही क्वेश्चन है, ये रिपीट हो गया, अलग फॉर्म में रिपीट हो गया। औपनिवेशिक शासन के दौरान हुए आर्थिक बदलाव के मुख्य उद्देश्य क्या थे? आर्थिक बदलाव जो हुआ उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? भारतीय उद्योगों को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाना, स्थानीय निवासियों की जीवन शैली को आधुनिक और बेहतर बनाना, भारतीय अर्थव्यवस्था, व्यापार और राजस्व प्रणाली पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करना, कृषि और औद्योगिक उत्पादन में भारतीय स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देना। जो ब्रिटिश एरा में ब्रिटिश के द्वारा आर्थिक बदलाव किया गया उसका क्या मकसद था? देखो, भारतीय उद्योग को प्रतिस्पर्धी बनाना, पूरा उद्योग को खा गया वो लोग। स्थानीय निवासियों के जीवन शैली को आधुनिक बनाना, बेहतर बनाना, कि और खराब करके उन लोगों का जो बिजनेस था वो भी चौपट हो गया। कृषि और औद्योगिक उत्पादन में भारतीय स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देना। आंसर इज सी। भारतीय अर्थव्यवस्था, व्यापार और राजस्व प्रणाली पे पूर्ण नियंत्रण करना, यहां की इंडस्ट्री को ध्वस्त करना। कॉटेज इंडस्ट्री जो सेल्फ सफिशिएंट था, हमारे पूरे देश के ऑर्डर को पूरा करने के लिए, उसको सबसे पहले इन्होंने बर्बाद किया। यहां पे इस तरह से स्थापित इसको किया कि इंडिया को रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर कंट्री के रूप में डेवलप करना। उनके यहां चूंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था, तो उनकी इंडस्ट्री को अलग अलग तरह के कच्चे माल चाहिए था। वहां का क्लाइमेट और जमीन पता ही है कितना है, इंडिया में तो वो सारी चीजें प्रोडक्शन सबका होता था। तो इसको रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर स्टेट बनाना, कंट्री बनाना, और यहां से कच्चा माल औने पौने दाम में वहां जाता, वहां लंका साइड के मिल में वो तैयार होता, और जब तैयार होगा तो मार्केट चाहिए, तो मार्केट चाहिए, तो इंडिया ही मार्केट था। ठीक है, इतना सारा जनसंख्या था, तो मार्केट तो बेहतर था, वहां से सामान लाके यहां बेचना, यही सब इनका काम था, यही सब इनका काम था। और आपने ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी पढ़ी होगी, पैसे वैसे कैसे करके इधर से उधर भेज देना, यही कहानी था इनका। चलो, एनसीईआरटी के इतिहास के किताब में हमारे अतीत, एनसीईआरटी अच्छा क्वेश्चन बनाता है ये भी। एनसीईआरटी के इतिहास की किताब का शीर्षक है हमारे अतीत, आवर पास्ट। बहुवचन में रखा गया है ना, प्लुरल में रखा गया है। क्या कारण है मेन? कि क्योंकि भारत में केवल दो ही बड़े साम्राज्य थे, क्योंकि ब्रिटिश शासन का प्रभाव पूरे भारत पर एक समान था, क्योंकि भारत में विभिन्न सामाजिक समूह जैसे किसान, व्यापारी आदि के अनुभव और अतीत एक दूसरे से अलग है, क्योंकि यह किताब केवल राजाओं के इतिहास पर केंद्रित है। अब क्वेश्चन क्या है, हमारे अतीत क्यों रखा गया किताब का शीर्षक हमारे अतीत? हमारा अतीत, मेरा अतीत क्यों नहीं रखा गया? यह केवल दो साम्राज्य के इतिहास की कहानी तो है नहीं, यह केवल ब्रिटिश सरकार के प्रभाव, अच्छा ब्रिटिश सरकार का प्रभाव पूरे भारत में एक समान था ऐसा नहीं था ना, नहीं था ना। शहर में अलग, गांव में अलग, नॉर्थ इंडिया में अलग, साउथ इंडिया में अलग, किसानों पे अलग, जमींदारों पे अलग, समझ में आ रहा है, और बड़े बड़े उद्योगपतियों पे अलग। यह किताब केवल खत्म राजाओं के बारे में बताता है ना। ये क्या था, एक हमारा जो अतीत है वो एंशिएंट हो, मिडाइवल हो, कोई भी फेज का हो, वो ब्रिटिश ही नहीं, वो किसी भी फेज का हो, उस समय से लेके अभी तक अलग अलग समुदाय, अलग अलग लोग यहां रहते हैं। कोई भी रूल और रेगुलेशन आता है तो क्या सब पे उसका प्रॉपर इंपैक्ट आता है? आज ही के कॉन्टेक्स्ट में ले लें कि चलो आज केंद्र में मोदी जी की सरकार है, तो मोदी जी का सरकार हमारा सरकार क्यों कहें? मान लो एक मिनट के लिए, मोदी जी की नीतियों का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ा क्यों कहें? तो हमारे ऊपर क्यों कहें? स्टूडेंट पे अलग पड़ेगा, किसान पे अलग पड़ेगा, व्यापारी पे अलग पड़ेगा, आम आदमी पे अलग पड़ेगा, महिला पे अलग पड़ेगा, पुरुष पे अलग पड़ेगा, बच्चे पे अलग पड़ेगा। तो उसके कारण अलग अलग उनके अनुभव है, उनके अलग अलग अतीत हैं, और एक किताब में हम लोग एक ही वर्ग या एक ही क्लास का अतीत नहीं पढ़ रहे हैं, हम पूरे भारत के अलग अलग हिस्सों का अतीत पढ़ रहे हैं, इसीलिए ये हमारे अतीत हो गए। औपनिवेशिक काल के दौरान अंग्रेजों की प्रशासनिक संस्कृति की मुख्य विशेषता क्या थी? प्रशासनिक संस्कृति की मुख्य विशेषता क्या थी?
मौखिक आदेशों को अधिक महत्व देना, हर निर्देश, योजना, नीतिगत फैसले को लिखित रूप में दर्ज करना ताकि उन पर बाद में बहस और अध्ययन किया जा सके, इतिहास को केवल लोक गाथाओं के माध्यम से सुरक्षित रखना, प्रशासन में स्थानीय भाषा और रीति रिवाज को प्राथमिकता देना। अब मुझे लगता है कि यहां तक आते आते आप इतने स्मूथ हो गए होंगे कि इस तरह का कोई भी सवाल आएगा तो आप फटाफट उसका आंसर कर दोगे ना, इतना स्मूथ तो हो गए। मौखिक आदेश को अधिक महत्व देना नहीं, केवल हटा दो, लोक कथाओं के माध्यम से, मतलब प्रशासन में स्थानीय भाषाओं और रीति रिवाजों को प्राथमिकता देना, नहीं देते थे। ये इनके फैसले डॉक्यूमेंट में होता था, इनका डॉक्यूमेंटेशन करते थे, और ताकि आगे जो से हाईकोर्ट भी बन गया, मतलब प्रॉपर मॉडर्न जो सोसाइटी होता है उसका खांचा तो व्यवस्था तो इन्होंने बना ही दिया था, तो उसमें डॉक्यूमेंट को लिखना तो है ही है ना। तो रिटन ऑर्डर आते थे, रिटन डॉक्यूमेंट्स होते थे, जिसके आधार पे बाद में कोर्ट में या लेजिस्लेटिव असेंबली आदि में बहस हो सकता था, उसमें क्या गलत है सही है उसको ठीक कर सकते थे। तो ये सारी चीजें होती थी। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश शासन का आर्थिक नियंत्रण का एक मुख्य लक्षण था? भारतीय व्यापारी को वैश्विक बाजार में अपना माल बेचने के लिए प्रोत्साहित करना, भारतीय किसानों को उनकी पसंद की फसल उगाने की पूर्ण स्वतंत्रता देना, ब्रिटेन के उद्योग के लिए कच्चा माल सस्ती कीमत पर जबरन प्राप्त करना, भारतीय छोटे उद्योगों के विकास के लिए कम ब्याज पर ऋण देना। डिस्कस हो चुका है, क्लियर हो गया, तो बोलने की जरूरत नहीं है ना, है नहीं। देखो, भारतीय व्यापारी को वैश्विक बाजार में प्रोत्साहित करेंगे, ये इनका एक ही काम था, कच्चा माल, और वो भी जबरदस्ती सस्ती कीमत पे, क्योंकि किसानों को उनकी पसंद की फसल अगर उपजाने देते तो नील की खेती के लिए आंदोलन होता, हाँ, तो उनको चाहिए था अपने लंकाशायर की इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल, वो भी औने पौने दामों में, बस यही था। और इसके लिए तो इन्होंने छोटे इंडस्ट्री को तहस नहस कर दिया, तो उसके विकास के लिए कम ब्याज पे ऋण देंगे कि तुम उसको उठाओ ताकि हमारा वहां कंपनी का तैयार माल यहां नहीं बिक सके, तो ये भी गया। तो आंसर क्या है? सी। अब आपका इस तरह के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गया है ना, ठीक है। अभी बहुत क्वेश्चन आएगा, हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को पूरा चटनी कर देंगे, और उसी डिस्कशन के दौरान जितने भी क्वेश्चंस आएंगे और सब इसी तरह के क्वेश्चन होंगे जो यूपीएससी पीसीएस के में आपके दिमाग को झकझोड़े। वनडे के लिए अलग प्लेटफॉर्म है, अलग है, वहां पे वनडे का चलेगा, यहाँ पे यूपीएससी और पीसीएस के लिए हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर आगे के क्वेश्चन को देखेंगे।